ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार में हाहाकार। कोरोना वायरस संक्रमण के केस भले ही देश भर में बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता अभी टली नहीं है। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार के बीच बिहार में 3 सितंबर को जारी आंकड़े के मुताबिक पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के 12 मामले सामने आए। चिंता की बात यह है कि पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स में कोरोना संक्रमण के चलते एक बच्ची की मौत हो गई। तीसरी लहर बच्चों के घातक तो है, पर यह एक बड़ा खतरा सभी के लिए है। इसी पर आगे हम और बात करेंगे, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं के बराबर थे। कुछ दिनों पहले तक जहां नए संक्रमितों की संख्या रोजाना 50 के आसपास आ रही थी, फिर यह संख्या 10 से नीचे आई, लेकिन अब फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है बिहार। राज्य में कोरोना के 12 नए संक्रमित लोग मिले हैं। इनमें पटना से 2 के साथ साथ दरभंगा, कैमूर, पूर्णिया के साथ सीतामढ़ी से भी एक संक्रमित शामिल हैं। यहाँ 33 जिले ऐसे थे जहां से शुक्रवार को संक्रमण का एक भी केस नया नहीं मिला था। आपको बता दें कि कोविड की दूसरी लहर में एक दिन में 15,000 से अधिक केस एक दिन में मिलने लगे थे। अकेले पटना जिले में ही एक दिन में 3,000 तक मरीज मिल रहे थे। और अब बाजार को पूरी तरह खोल दिए जाने के बाद मरीजों की संख्या फिर से एक बार बढ़नी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि प्रदेश में 1,67,874 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 5 जिलों में नए संक्रमित केसेस भी मिले हैं। इसी बीच पहले से संक्रमित रहे 16 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में अब तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है और बिहार में 64,000 लोगों को कोविड के टीके एक दिन में लगाए जा रहे हैं। बिहार में शुक्रवार को एक दिन में 64,567 लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। टीकाकरण के लिए 625 सेंटर बनाए गए और कोविन पोर्टल से रात 9 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार पटना में 25,094, मुजफ्फरपुर में 1,415, गया में 3,127, भागलपुर में 5,567 और पूर्णिया में 2,296 को कोविड के टीके दिए गए हैं। राज्य में 16 जनवरी से अब तक 3,87,78,434 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इनमें से 2,23,23,014 को पहला टीका लगा और 64,55,420 लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। पूरे बिहार में सामने आए 12 नए मामलों में अभी 7 जिलों में ही मिल गए हैं। इनमें सर्वाधिक 4 नए संक्रमित सिर्फ पटना से मिले हैं। अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले में भी संक्रमित पाए गए हैं। हालातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अगर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है तो क्या पटना इसका गढ़ बन जाएगा? क्या बिहार पूरी तरह तैयार है इस महामारी से लड़ने के लिए? और ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इससे पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिखाई थी और अभी हमने आपको बिहार की रिपोर्ट दिखाई है। एक तरफ जहां लगातार पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में अभी भी डर है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरल बुखार ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। कहीं ना कहीं वायरल बुखार जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है, बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम तरीके की समस्याएं भी देखने को मिल रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आदित्य पाठक जी मधुर मोहन जी जुड़े हुए हैं कानपुर से। माजिद अरमान हमारे साथ जुड़े हुए जालौन से। अभिनव उपाध्याय हैं मथुरा से। सबसे पहले अभिनव, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मथुरा की स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। मथुरा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अपडेट्स हैं मथुरा में भी? जी बिल्कुल, मैं आपको बात बता दूं, कोविड-19 की आड़ में डेंगू वायरल ने मथुरा में दस्तक दे दी और लगातार अपने पैर पसार रहा है और आए दिन जो आंकड़ा है मौतों का वह भी बढ़ रहा है और जो बच्चों के जो असर है, जो बीमारी जो डेंगू वायरल है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 175 बच्चे अभी भी डेंगू वायरल से प्रभावित हैं और 15 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है और स्वास्थ्य विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। डेंगू वायरल पर स्वास्थ्य विभाग कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है और तस्वीरें, एक वीडियो एक ऐसी वायरल हुई थी जो कि के न्यूज ने भी उसको चलाया था कि एक बुजुर्ग सीएमओ के पैरों में पड़कर अपने बच्चे की जान मांग रहा है। तो इससे साफ होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर
जो स्थानीय लोग हैं उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है और स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाह दिख रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर के साथ साथ जैसे जैसे डेंगू वायरल जो बुखार ग्रामीण इलाकों में जो अपने पैर पसार रहा है, ग्रामीण कोविड की तीसरी लहर की आशंका को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल फेल दिखाई दे रहा है मथुरा में। जी जी। मदन मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं? बात करें थी कोविड-19 की, तो कहीं ना कहीं कोविड-19 लेके अभी तक कानपुर सिर्फ 7 मरीज ऐसे जो एक्टिव केस चल रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम वायरल की फीवर की बात करें तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। हम कानपुर के हाईलाइट की उर्सला की बात करें तो आपको यहाँ का साफ नजारा पहले भी दिखा चुके हैं। के न्यूज अभी भी बता रहा है कि यहाँ पे एक बेड में 2 मरीज लेटे हुए, खासतौर बच्चे। सबसे ज्यादा वायरल जो इसमें चल रहा है वो बच्चों के प्रति चल रहा है और एक बेड में 2। तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है सिर्फ लगातार कोशिशें पूरी कर रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पीछे जरूर है। जी मधुर, जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि हम तीसरी लहर को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, क्या ऐसी चीज़ें अब दिख नहीं रही है? क्योंकि वायरल फीवर तेज़ी से फैल रहा है और जिस तरीके से बच्चे जो हैं अब उनको बेड नहीं मिल पा रहे, तो व्यवस्थाएं, तो ये कहा जा रहा था कि जो दूसरी लहर में देखने को मिला वो तीसरी लहर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वायरल फीवर में ही व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, हम जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका तो ऊपर से एक फरमान जारी ये होता है कि स्वास्थ्य महकमे में अच्छी से अच्छी सेवाएं सबको दी जाए। लेकिन जैसे ही वहां से जो आदेश जारी होता है उसके बाद जब अधिकारियों के पास आता है तो सिर्फ एक खाना पूर्ति और कागजी लिखा पड़ी होती है, जिसकी साफ उदाहरण आप हाईलाइट उर्सला में साफ दे सकते हैं कि एक बेड में 2 बच्चे लेटे। साफ आदेश दिया गया है, योगी सरकार का, योगी का साफ आदेश है कि स्वास्थ्य महकमे में चीजें बढ़ाई जाए। ऊपर से पैसा फंडिंग भी किया गया, उसके बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। हाईलाइट में अभी 3 दिन पहले 3 मौतें हुई, जिसमें एक बच्चा और 2 पुरुष थे जिसमें मौतें हुई है। और साथ में उसके बाद भी महकमा जो है स्वास्थ्य विभाग वो बिल्कुल सचेत नहीं हो रहा है। साफ तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक बेड में 2 बच्चे लेटे, कैसे लोग सही होंगे? वायरल फीवर मतलब यह है कि आप लोगों दूर दूर, लेकिन एक ही बेड में यदि 2 लोग लेते हैं तो कैसे क्या सही होगा? सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और तीसरी लहर की बात करी जाए, तीसरी लहर में जो सचेत किया गया था कि तीसरी लहर करने के लिए सरकार लड़ रही है और अधिकारी लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये खाना पूर्ति कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जी माजिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जालौन में किस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से हालात हैं इस वक्त जालौन में, क्योंकि जालौन में भी कहीं ना कहीं वायरल फीवर काफी तेजी से फैल रहा है। देखिए, यशी बता दें कि पिछले कई दिनों से जिले की जनता कोई ना कोई बीमारी से जूझती आ रही है। कुछ दिन पहले वायरल बुखार चल रहा था जिसमें भारी तादाद में बच्चों को अस्पताल में देखा जा रहा था, उनको उपचार किया जा रहा था। वहीं डेंगू ने भी दस्तक दे दी थी और डेंगू से भी 2-3 मरीज जो है यहाँ पर निकले हैं और इसके बाद अब कोरोना ने भी पैर पसार लिए। कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो भूमिका है वो साफ तौर से यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना यह था कि अभी जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं वो सब चुस्त है, सारी चीजें बनी हुई हैं। हम लोगों ने अपने जो बेड है वो बना रखे हैं और ऑक्सीजन की भी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो मरीज निकल के जो आ रहे हैं, ये किस तरीके से मरीज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं कहाँ हैं और जो मरीज यहाँ से ट्रांसफर होके रेफर होकर बराबर कानपुर झांसी दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो चौपट नजर आ रही है वो साफ तौर से नजर आ रही है कि जो मरीजों का रेफर होना और मरीजों का देखभाल न करना। तो आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कागज जो तैयार किए थे कि हमारे पास कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले बताया गया था कि कोरोना मुक्त जिला बन गया है, लेकिन हाल में ही एकदम से 5 मरीज सामने आ गए हैं, जिसको लेकर भारी हड़कंप मच गया पूरे जिले भर में। लोगों को डर और भय पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तीसरी लहर की दस्तक हो गई हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर ये मरीज इस तरीके से कोरोना के निकले हैं और आगे भी कहीं निकलते हैं तो क्या जिले में क्या व्यवस्थाएं होगी, किस तरीके से लोग इसका सामना करेंगे, प्रशासन इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं पूरी करेंगे। हालांकि प्रशासन कहना कि अगर बात मानी जाए तो उनकी तैयारी पूरी है तीसरी लहर को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वो जरूर हम लोगों पे शंका पैदा कर रही है कि जो व्यवस्थाएं जो दिखा रहे हैं वो पूरी यहाँ पे नहीं दिखती नजर आ रही है। और अगर हम सीएमओ की बात माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपने जिले भर में सीएससी और जितने भी कोरोना पॉइंट हैं उन पे हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन और बेड तैयार कर लिए हैं। लेकिन अब बात की जाए कि जो बच्चे जो लगातार आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राइस में बुखार कोरोना हो और उनको टेस्टिंग ना हो पा रही हो और उनका जो है रेफर कर दिया जा रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता यहाँ पे बनी हुई है। जी यश, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं माजर जो जमीनी हकीकत पे जो बातें कही जा रही हैं वो सार्थक साबित नहीं हो रही हैं।
आदित्य हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी पटना के क्या कुछ अपडेट है, पटना में किस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे आपको जो है अपडेट दूंगा। यहाँ पे जो सिवान और यूपी, सिवान जो है यूपी जो सटा हुआ जिला है, और इसके अलावा जो गोपालगंज जिला है जो कि देवरिया के करीब पड़ता है, तो वहाँ पे जो है कई सारे वायरल बुखार के जो मामले जो है यूपी के बाद जो है देखने को मिले हैं। लगातार 10 की संख्या में जो है मरीज आए हैं। हालांकि कल जो मरीज आए हैं उनमें जो है जो वायरल बुखार के मरीज है उनमें जो है डेंगू का लक्षण पाया गया है। इसके उपरांत जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से हरकत में आ चुका है और उसने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं शुरू करनी चालू कर दी है। यहाँ पे पटना के जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने सिविल सर्जन से बात करके जो है उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह के जो मामले हैं उसे पूरी तरह से जांच करवाएं और इसकी एक रिपोर्ट बना के जो है हमें पटना भेजे, ताकि किस तरह का जो यह बुखार जो है काफी तेजी से जो वायरल हो रहा है इसकी हम पूर्ण रूप से जो है जांच करेंगे। इसके अलावा जो गोपालगंज में जो मरीज मिल रहे हैं उनको डायरेक्ट जो है गोरखपुर भेजा जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। तो इसमें जो है प्रभावित होने वाले जो बच्चे हैं वो एक तरह से देखा जाए तो 6 से 14 साल के बीच जो है काफी ज्यादा बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है मौत की कोई खबर कहीं से नहीं मिली है, लेकिन न कहीं यह बिहार के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। जी आदित्य, यहाँ तक भी ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर संभवतः आती है तो फिर पटना गढ़ हो सकता है कोरोना के मामलों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से काफी तेजी से मरीज मिल रहे हैं, ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। देखिए यशी मैं बात करूं जैसे कि गोपालगंज जिले की, तो गोपालगंज जिले में अभी से ही इस वायरल बुखार को लेकर कई लोगों के मन में जो है यह संशय बन चुका है कि यह कहीं न कहीं तीसरी लहर है, जिसको लेकर जो है काफी ज्यादा जो है भयावह स्थिति वहाँ पे बनी हुई है और लोग काफी ज्यादा जो है परेशान दिख रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से लगातार जो है लोग स्वास्थ्य विभाग की जो है घंटियों को जो है टनटना रहे हैं कि इस तरह का मामला है, इसके ऊपर सरकार जो है कहीं न कहीं एक्शन ले। तमाम तरह के मीडिया जो है वो भी यहाँ पे सजग दिखाई दे रहे हैं और इसको जो है लगातार लेके जो है चलाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से आपने तीसरी लहर की बात की है, तो तीसरी लहर को लेकर जो है बिहार पहले से जो है पूर्ण रूप से जो है तैयारी करने में जुटा हुआ है। जगह जगह पे जो है एक तरह से टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की कहीं न कहीं जो मार झेलनी पड़ी बिहार को, इसके लेकर जो है सरकार खुद जो है सजग देखी जा रही है। इसके अलावा हर एक जिले में जो है ऑक्सीजन प्लांट की जो है स्थापना की गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है तीसरी लहर से लड़ने के लिए जो है बिहार सरकार ने अपनी कमर कस चुकी है। जी हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट विकास जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने सारी रिपोर्ट्स देखी, आपने जाना कि पटना में भी किस तरीके से मरीज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी क्या हाल है और देश के अन्य राज्यों के भी क्या हाल है। जिस तरीके से वायरल बुखार काफी तेजी से फैल रहा है, मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगी कि इस बार ये वायरल बुखार इतनी तेजी से फैल रहा है कि, और इस बार सबसे बड़ी चीज ये है कि मौतों का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी यशी जी, देखिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जनता को यह अवगत कराना चाहूंगा कि कोरोना खत्म नहीं होगा। कोई भी बीमारी अगर आ जाती है तो वो खत्म नहीं होती, उसे खत्म होने में बहुत सालों लग जाते। पोलियो आया था, पोलियो को इरेडिकेट करने में सालों लग गए। ये बीमारी अब हमारे बीच में ही रहेगी। हाँ, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा जब बन जाती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी हो जाती। बीमारी सीजनली आती है और चली जाती है। रही बात कोरोना की लहर की, तो अभी लहर कहने में बहुत जल्दीबाजी होगी। ये जरूर है कि पिछले 9 दिनों में लगभग लगातार 40,000 करीब केसेस आए, जो पहले 30,000 आ रहे थे। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश और बिहार में लहर की बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो कंट्री है, भारत है, ये एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है और सीजनल बीमारियां बहुत ज्यादा इस समय होती है। अगर आप देखिए रेनी सीजन में स्पेशली, तो मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये हर साल आती है। इसके अलावा आपकी बार बारिश भी बहुत हुई है। तो कुछ इमर्जिंग डिजीजेस हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है लेप्टोस्पायरा, उससे बीमारी होती है लेप्टोस्पायरोसिस। ऐसी एक बीमारी होती है स्क्रब टाइफस, वो एक बैक्टीरिया होता है रिकेशिया, उसके कारण होती है। और इन बीमारियों के भी लक्षण बहुत कुछ कोरोना से मिलते हैं। और ये बीमारियां अगर टाइमली ना ट्रीट करी जाए तो ये खास करके बच्चों में मल्टी ऑर्गन फेलियर करती हैं और 1 हफ्ते के अंदर
मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होके बच्चे की डेथ भी हो सकती है। और ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सब में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। अब सवाल उठता है कि ये बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है। ये जो सरकार है, जो हमारी अभी प्रदेश सरकार है, आप देखिए इसके पहले कभी भी किसी सरकार ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया था। ये जो सरकार है 70 साल में मैं देख रहा हूं पहली बार कोई सरकार है जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को प्रॉपरली एड्रेस कर रही है। टाइम लगेगा, कोई चीज एकदम नहीं आ जाती है कि बोले कि बेड की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कोशिश हो रही है, उसमें कमियां हैं, जरूर है, लेकिन आप ये मान के चले कि मौतें जो हो रही है वो हो रही है जानकारी अवेयरनेस ना होने के कारण। बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि इस बीमारी में, इस सीजन में स्पेशली वायरल फीवर होता है जो अपने आप ठीक हो जाता है, तो 2-4 दिन तक वो घर ही में रहते हैं या किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो यशी जी, आपके माध्यम से मैं लोगों को सचेत करना चाहूंगा, अगर 2 दिन से ज्यादा तेज बुखार, इसके साथ साथ शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, तो तुरंत किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। और डॉक्टरों से भी अनुरोध करूंगा कि केवल कोरोना को देख के ना चले। इस सीजन में स्वाइन फ्लू भी बहुत होता है, तो कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, जापानीज एनकेफेलाइटिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और स्क्रब टाइफस, अगर बच्चा या कोई मरीज टाइमली पहुंच जाता है आपके डॉक्टर के पास और इन्वेस्टिगेशन में पकड़ लिया जाता है, तो इसका इलाज बहुत आसान है, बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन 5 से 6 दिन देर होने के कारण, यही 5 से 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे बहुत सीरियस होके हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, जिसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। लहर की बात रही, तो अभी तीसरी लहर आने में टाइम है। आप इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जो हमारी दूसरी लहर आई थी उसमें डेल्टा वेरिएंट से कॉमन था, और अभी तक जितने भी कोरोना के वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिले, उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई वेरिएंट रहा है तो डेल्टा वेरिएंट रहा है। उससे हम लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। हमारे शरीर में उसकी नेचुरल एंटीबॉडी ज्यादातर इवन गांव में आ चुकी है, और जब नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी आती है तो कम से कम 5 से 6 महीने तक रहती है। हाँ, जैसा कि केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बहुत कस के फैल रहा है कोरोना, अगर कोई नया वेरिएंट म्यूटेट होके आ गया जिसमें ट्रांसमिशन की क्षमता ज्यादा होगी, तब ये लहर का रूप ले सकती है। तो जनता से यशी जी, आपके द्वारा मैं ये सचेत करना चाहूंगा, कोरोना खत्म नहीं होगा। कृपया एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाए, N95 या नॉर्मल ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ को साफ रखें, अपने घर और आसपास के वातावरण को सैनिटाइज करें। ये अब हमें रखना ही पड़ेगा, तभी हम कोरोना से पार पा पाएंगे। और हाँ, अपनी बारी आने पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आप संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन के द्वारा उत्पन्न हुई एंटीबॉडी के कारण आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकते, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होगी, मृत्यु दर कम होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी, विकास जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जो आपने लक्षण बताए हैं, और जैसे ये बताया है कि ये वायरल फीवर को इतना कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीरियस इस बार लेने की ज़रूरत है, और अगर हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो शायद हम इसका इलाज भी करवा पाएंगे और हम सेफ रह पाएंगे। आपसे मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी मधुर मोहन बता रहे थे कि कानपुर में जिस तरीके से एक बेड पर 2-2 मरीज लिटा दिए जा रहे हैं या जगह नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि ये कितना इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप भले ही वायरल छूने से ना फैल रहा हो, लेकिन कोरोना से तो छूने से ही फैलता है, और हमें ये कैसे पता होगा कि इस व्यक्ति को कोरोना है नहीं है? आप तो आ रहे हैं, मरीज भर्ती कर रहे हैं, एक साथ 2-2 लोगों को लिटा रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो आप बेड की बात करें, जब कभी भी महामारी का रूप लेती है तो बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित होते हैं। अभी तक हमारे यहाँ इन जनरल हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो देखी जाती है कि आईसीयू के मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हॉस्पिटल में जितने बेड होते हैं उसके हिसाब से 15 से 20% बेड के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाती है। अब महामारी फैली जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, इसलिए ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। सरकार ने उसने भी प्रयास किया और हमारे कानपुर में ही 3 ऑक्सीजन प्लांट बनके तैयार हो गए हैं। अब
कोरोना के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आ रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। अभी तक आप पिछला देख लीजिए, आजादी के बाद से कभी भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर्ली एड्रेस किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ये पहली सरकार है। अब हो सकता है महामारी तब से आई नहीं, तो ये महामारी आई, उसके बाद सरकार सचेत हुई और वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एड्रेस कर रही है, बेड बढ़ाने की संख्या बढ़ा रही है धीरे धीरे। तो कोई भी चीज एकदम से नहीं हो सकती है, ग्रेजुअली हो सकती है। दूसरी बात, जो कोरोना होता है, कोरोना सांस के द्वारा फैलता है, छूने से नहीं फैलता है। तो जो भी व्यक्ति सांस का मरीज है और उसको बुखार तेज आ रहा है, वो अपनी कोरोना की टेस्टिंग कराए, हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर उसका कोरोना का टेस्ट करें। इसके साथ साथ बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए वो सिंपल जांच होती है, डेंगू की, मलेरिया की और आपके जापानीज एनकेफेलाइटिस की, लेप्टोस्पाइरा की और स्क्रब टाइफस की। 6 से 7 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है और इनमें से जो भी पॉजिटिव आता है उस पर लोकलाइज करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जी विकास जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप दर्शकों को ये फिर से बता दीजिए, क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें जैसे देखने को मिल रही है, जैसे कि आपने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो ये कि बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, शरीर में चकत्ते पड़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ भाई हमें डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि नॉर्मल बुखार में कोई भी इतनी जहमत नहीं उठाता है कि वो जाए और डॉक्टर के पास जाकर वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवा ले। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि एक बार आप बता दीजिए कि क्या लक्षण हो सकते हैं। जी पहले जी मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे मैंने 2 इमर्जिंग बीमारियों का जिक्र किया, डेंगू, मलेरिया, एनकेफेलाइटिस तो हम सुनते रहते हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस और स्क्रब टाइफस कुछ नया लगता है लोगों को, हालांकि ये नया नहीं है, ये सीजनल बीमारी होती है। लेप्टोस्पाइरोसिस जो बीमारी होती है वो एक बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरा से होती है। ये जो चूहे होते हैं, चूहों की पेशाब में पाया जाता है। और जब कभी भी रेनी सीजन आता है, ओवरफ्लो होता है, तो ये जो पानी होता है जो रैट की यूरिन से संक्रमित है, ये आपका पानी नॉर्मल पेयजल जो वाटर होता है उसके कंटेमिनेशन में आ जाता है और उसके सेवन के कारण ये लेप्टोस्पाइरा शरीर में चला जाता है। शरीर में जाते ही तेज बुखार, शरीर में चकत्ते पड़ना, पीलिया आना, भूख ना लगना, ये सब बीमारी होती है और 4 से 5 दिन तक ये बीमारी लगी रहती है। उसके बाद अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये ब्लड के द्वारा, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर, खास करके लिवर और किडनी फेलियर को कॉज करता है। दूसरी बीमारी जो मैंने कही, स्क्रब टाइफस, वो भी एक कीट के द्वारा होता है। कीट जब काटता है तो ये जो आपका रिकेट्शिया बैक्टीरिया होता है ये शरीर में प्रवेश करता है। रेनी सीजन में आपने देखा बहुत सारे बढ़ जाते हैं, जो टिक्स और माइट्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं, तो ये टिक में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और काटने के कारण होता है। तो सावधानी, और जो मच्छर जनित बीमारियां हैं वो भी आपके मच्छरों के काटने से होती हैं। तो सबसे पहले जनता को ये ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े पहनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, जरा सा भी बुखार या शरीर में चकत्ते पड़े तो इसको नॉर्मल वायरल फीवर ना माने, ये ना सोचे कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तुरंत किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं। किसी बच्चे की आंखें पीली पड़ रही हैं, छोटा बच्चा फीडिंग रुक गया है, वो दूध नहीं पी पा रहा है, खाने का सेवन नहीं कर रहा है, बहुत इरिटेटेड है, उसका मेंटल ओरिएंटेशन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपका दिखाते हैं। और शरीर में चकत्ते जो पड़ते हैं वो बेसिकली एक रैश होता है जो कि प्लेटलेट की कमी के कारण होता है। और ये जितनी बीमारियां हैं, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, अब क्या होता है कि अगर झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए, डेंगू जैसे मैं एग्जांपल लूं, तो उसमें दर्द भी होता है। दर्द के ये लोग एस्प्रिन और NSAID, निमोसिलाइड वगैरह दे देते हैं। लेकिन आपके द्वारा यशी जी मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसी बीमारी में एस्प्रिन और NSAID कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। वो दर्द तो कम करती है लेकिन वो प्लेटलेट को और घटा देती है। तो झोला छाप डॉक्टर को तो मालूम नहीं है ये, तो सिंपल वो पैरासिटामोल लिख के ट्रीटमेंट अपना करना शुरू कर देता है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, मेडिकल कॉलेज या किसी अस्पताल में जाके अपना पूरा ये बुखार और चकत्ते आने पे अपना इलाज तुरंत कराएं और डायग्नोसिस बनाएं। जी अभिनय हमारे साथ लगातार जुड़े। अभिनय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि मथुरा के को गांव में लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे बीमारी की वजह से, वहां पर अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं? वहां पर किस तरीके से अभी इलाज हो पा रहा है या नहीं? मैडम आवाज नहीं आ पा रही है, काफी शोर हो रहा है, दोबारा शोर।
अभिनय, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप कोहगांव को लेकर बता रहे थे कि वहां पर लोग पलायन करने लग गए हैं, तो वहां पर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से वहां पर लोग अभी, क्या उनको इलाज मिल पा रहा है? बिल्कुल बात करें तो में लगातार जो है अभी भी लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। जो लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं कोहगांव के, वह पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि जो बीमारी है अभी उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्योंकि लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। नए मामलों को लेकर कोहगांव के लोग लगातार चिंतित हो रहे हैं। जैसा कि लगातार डीएम और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें वहां लगी हुई है, वो केवल एक बुखार की वहां पर टैबलेट दे रही है, और जो वहां पे जो अस्थायी अस्पताल जो बनाए गए हैं उनकी अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर जो ड्रिप टांगने वाले जो स्टैंड है वहां तो लगा दिए गए, वहां दवाइयों की किट रख दी गई, मगर जी ना तो बिल्कुल, वहां पे कहीं ना टेस्टिंग कहीं करने वाला है और ना पे हाँ, ना मैं वहां समझ पा रही हूँ कि स्थिति काफी सामान्य अब हो रही है धीरे धीरे। फिलहाल प्रोफेसर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और उम्मीद करते हैं दर्शकों की ये काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मधुर मोहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। माजिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी बिहार में फिर से हाहाकार, और जिस तरीके से माइक्रोबायोलॉजिस्ट विकास मिश्रा जी ने बताया है कि जो लक्षण है, अगर आपको वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, घरेलू उपचार के चक्कर में नहीं पड़िए और डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर इलाज कराइए। अभी फिलहाल तीसरी लहर की संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन आई नहीं है। और ये वायरल फीवर जो है, इसे कैजुअली लेना छोड़कर इसको सीरियसली लीजिए और डॉक्टर के पास इलाज कराइए। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयां आ गई, और वो भी मुफ्त में। आप एकदम सही कह रहे हो। बहू की जब बच्चा होने वाला रहा ना, तो का अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई, और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में